Well, the invariant point of bilinear transformation. And bilinear transformation is also known as Mobius transformation. सो बात कर रहे हैं इनवेरिएंट पॉइंट क्या होते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के। इससे पहले का जो लेक्चर था दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट व्हाट इज बाइलीनियर और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं और उसका इन्वर्स हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इनवेरिएंट का मतलब भी यही होता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को आप इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पे इनवेरिएंट पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ चेंज कर देते हैं। वी नो दैट W is equal to AZ plus B by CZ plus D is known as bilinear or Mobius transformation. Am I right? W is equal to AZ plus B by CZ plus D. ये हम कर चुके हैं, इसको हम मोबियस या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। बट अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड आउट करूं, यानी कि W इज इक्वल टू समथिंग है तो Z इज इक्वल टू, अगर इस फंक्शन को मैं बनाऊं तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे कि वो एक इनवर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है। बट अगर मैं ये कहता हूं कि इफ Z मैप्स इनटू इटसेल्फ, अगर Z खुद पे ही मैप्ड है, यानी कि इधर भी Z पॉइंट है उधर भी Z पॉइंट है, कोई W नाम का पॉइंट ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? तो इन दैट केस W की जगह पे क्या हो जाएगा? Z, एंड Z इज इक्वल टू व्हाट? AZ प्लस B एंड CZ प्लस D। दैट्स सिंपल। तो एक जो आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी अगर वो खुद उसी पॉइंट पे मैप्ड है। ओके, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। W वाले को और Z वाले को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों, जो इक्वेशन लिखी है मैंने, वो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूं तो रूट्स ऑफ 2, जो इस सेकंड इक्वेशन के रूट्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्या? आर इनवेरिएंट्स। द रूट्स ऑफ 2 आर इनवेरिएंट्स और आल्सो नोन एज फिक्स्ड पॉइंट, आल्सो नोन एज द फिक्स्ड पॉइंट। तो आई होप सो कि इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट के लिए आपको एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो खुद पे मैप्ड हो। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट वहीं से आएंगे, यानी कि अब जो Z की वैल्यूज आएगी, इसके आप समझ रहे हो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रूट्स का मतलब यही है कि Z की वैल्यूज, जो Z की वैल्यूज यहां पे एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो सारे के सारे फिक्स्ड पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे इनवेरिएंट पॉइंट होंगे। बट इफ द रूट्स आर इक्वल, अगर Z की जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी वो सारी की सारी वैल्यू इक्वल रहती हैं, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो इन दैट केस इट सेड टू बी पैराबोलिक। इट्स सेड टू बी पैराबोलिक, यानी कि अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन इफ द रूट्स आर इक्वल। सो आई होप सो द इनवेरिएंट पॉइंट के लिए आपको एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो खुद पे मैप्ड हो, लाइक W इज इक्वल टू AZ प्लस B CZ प्लाई D प्लस D अगर लिखा है तो वहां पे आप W को डायरेक्टली इज इक्वल टू लिखोगे Z, W इज इक्वल टू Z। सो Z इज इक्वल टू जो सेकेंड इक्वेशन, दैट इज द एग्जाम्पल। चलिए, तो ये तो बात थी इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट की। इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्रॉस रेशियो क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमें ये इनके नाम पता होंगे तो हम थ्योरम्स को समझ पाएंगे, हम क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो प्लीज़ इनको मैं डिफाइन कर रहा हूं, इनके जो डेफिनेशंस हैं इन पे थोड़ा सा फोकस जरूर करें। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस रेशियो? क्रॉस रेशियो उसको बोलते हैं बच्चों, इफ देर आर 4 पॉइंट्स। मान लीजिए मैंने कुछ 4 पॉइंट ले लिए हैं, एक है Z1 Z2 Z3 Z4, और ऑब्वियस सी बात है कि ये चारों पॉइंट कहां होंगे? डेफिनेटली Z प्लेन में होंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी बात एक फंक्शन से, कॉम्प्लेक्स फंक्शन से। वहां मैंने आपको सिखाया था कि Z प्लेन क्या होता है और W प्लेन क्या होता है। तो अगर ये 4 पॉइंट मेरे Z प्लेन में हैं, Z1 Z2 Z3 Z4, तो डेफिनेटली अगर मैं कोई फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं तो फिर नेक्स्ट पे
मेरे पास कुछ और पॉइंट होंगे जो कि डब्ल्यू प्लेन में होंगे, बट इन पॉइंट्स को मैं क्रॉस रेशियो बोलना चाहता हूं। बट Z1 Z2 Z3 Z पॉइंट जो है ना, मैंने अगर लिए हैं और दीज आर देन द रेशियो, एक रेशियो बना रहा हूं मैं, Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 एंड डिवाइड बाय Z2 माइनस Z3 and Z4 minus Z1. This ratio is known as cross ratio. तो Z1 Z2 Z3 Z4 चार पॉइंट मैंने लिए और इन चार पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से रेशियो में लिखा, Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 एंड Z2 माइनस Z3 एंड Z4 माइनस Z1। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं क्रॉस रेशियो। और किसका क्रॉस रेशियो? क्रॉस रेशियो ऑफ द पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4। इन चारों पॉइंट्स का ये क्रॉस रेशियो है। ओके, अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर ये क्रॉस रेशियो क्या चारों पॉइंट का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 3 का हो सकता है? नहीं बच्चों, ये हमेशा या तो 4 पॉइंट होंगे या फिर इसके बाद आपके पास 6 पॉइंट मिलेंगे। ओके, तो let discuss the sum with help of any theorem or example. Let me take कि क्रॉस रेशियो को हम और किस वे से समझ सकते हैं। एक थ्योरम से हम इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्रॉस रेशियो के ऊपर एक ही थ्योरम बनती है और वो ये है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद अगर आएंगे तो कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। सो द थ्योरम ऑन द क्रॉस रेशियो दैट अ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन preserves a cross ratio, कि एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा एक क्रॉस रेशियो को प्रिजर्व करती है। ओके, ऑफ 4 पॉइंट, 4 पॉइंट्स के क्रॉस रेशियो को एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ही प्रिजर्व करेगी। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? So let's start the proof. A bilinear transformation preserve the cross ratio of 4 point. That is the definition of theorem. And now we have started the proof. We know that. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें लिखनी होगी। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने का तरीका AZ प्लस बी बाई CZ प्लस डी, हम बहुत बार लिख चुके हैं। तो ये तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल सी, दैट W इज इक्वल टू AZ प्लस बी एंड CZ प्लस डी। सो लेट अ कंसीडर सम पॉइंट। 4 पॉइंट की उसने बात की है तो मुझे डेफिनेटली यहां पे 4 पॉइंट कंसीडर करने होंगे। तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग अ 4 पॉइंट, दैट इज W1 W2 W3 एज वेल एज W4 आर द इमेजेस ऑफ। 4 पॉइंट बच्चों में W प्लेन से ले रहा हूं, और अगर ये पॉइंट W प्लेन में है और कोई बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली इसके पीछे 4 पॉइंट Z प्लेन में जरूर होंगे। और वो 4 पॉइंट मैंने लिए हैं Z1 Z2 Z3 Z4। Z वाले पॉइंट Z प्लेन में, W वाले प्लेन W प्लेन में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हर फंक्शन पे आप मैप्ड हो रहा है Z1 W1 पे, Z2 W2 पे। और अगर यहां पे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है तो आप लिख सकते हैं W1 को AZ1 प्लस बी बाई CZ1 प्लस डी, W2 को लिख सकते हैं AZ2 प्लस बी एंड CZ2 प्लस डी, W3 को लिख सकते हैं AZ3 प्लस बी एंड CZ3 प्लस डी, एंड सिमिलरली Z4 को भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपस एक टाइप से बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिफाइन कर दी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो अब हम क्या करते हैं, हम जो W प्लेन है वहां पे एक वेरिएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पहला मैं लिखता हूं W1 माइनस W2, W1 माइनस W2। तो W1 की वैल्यू आपको गिवन है, W2 की वैल्यू गिवन है, दोनों को माइनस कर दीजिए और उसके बाद आप इनको एलसीएम लें और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की ट्राई करें। तो मैंने इन दोनों की वैल्यू को लिखा और इसके बाद मैं इन दोनों को कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, वैल्यू बनेगी AD माइनस BC एंड डिवाइड बाय CZ1 प्लस D एंड CZ2 प्लस D एंड हैविंग मल्टीप्लीकेशन एंड Z1 माइनस Z2। क्लियर?
सो एक वेरिएशन मैंने बना दी यहां पे, W1 माइनस W2 की वैल्यू को यहां पे लिखा. सिमिलरली आई कैन राइट आउट W2 माइनस W3 एंड सिमिलरली आई कैन राइट आउट W3 माइनस W4. ये काम आपको करना होगा, खुद इस तरीके से वैल्यूज बनाते चले जाइए. और सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट W4 माइनस W1. तो मैंने जैसे ही सारी जो सब्ट्रैक्शन है W1 से लेके W4 तक वो सारी निकाल ली. 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4 और 4 माइनस 1. ऑल द डिफरेंसेस आई हैव नाउ. और इसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो आपको खुद करनी पड़ेगी. जो मैंने एक आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, ऐसे ही सबकी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें. जैसे ही आप इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, W1, W2, W3, W4, इनकी सब्ट्रैक्शन को आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अब आप जितनी भी इक्वेशन मैंने बनाई है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, इनको मैंने नाम दे दिया. इन सभी इक्वेशंस का यूज करते हैं. एंड हाउ वी कैन यूज ऑल द इक्वेशंस. सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल W माइनस W1 लिखिए. अभी आपने लिखा W1 माइनस W2. हियर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट आउट W माइनस W1. और जैसे इन सभी इक्वेशंस को मैं यूज करूंगा, तो ये W माइनस W1, W2 माइनस W3 डिवाइड बाय, आई थिंक यहां पे W1 माइनस W2 और W2 माइनस W3 माइनस 4 आना चाहिए. लेट मी चेक इट आउट. सॉरी, द रिजल्ट विल बी सेम. तो यहां पे W लिखना पड़ेगा बच्चों, W माइनस W1, क्योंकि W का रिजल्ट भी तो हमारे पास है AZ वाला. और उसके बाद लिखेंगे यहां पे W2 माइनस W3. ओके, सिमिलरली अपॉन में आप लिखेंगे W माइनस W3 एंड W2 माइनस W1. ओके, जैसे आप इसको, क्योंकि आपने W माइनस W1, W2 माइनस W3 सभी की वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर रखी हैं, और जैसे ही आप इस पूरी कैलकुलेशन को लिखेंगे एज अ रेशियो, तो आपके पास एक जो नया रेशियो अपीयर होगा Z की फॉर्म में, वो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3, Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z1. तो डोंट बी कंफ्यूज. आपको लगेगा सर Z4 तो लिखा नहीं है, तो Z4 लिख लीजिए या फिर Z लिख लीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट Z की फॉर्म में, इसलिए मैंने Z की फॉर्म में लिखा है. आप Z की जगह पे Z4 लगाएं तो भी ठीक है. तो ये आपके पास एक क्रॉस रेशियो बन गया किसका, Z वाले पॉइंट्स का. तो हेयर यू हैव प्रूव्ड दैट W1 से लेके W4 इज इक्वल टू Z1 से लेके Z4. So that is the required cross ratio of the 4 point with the help of bilinear transformation. So if we have some bilinear transformation, so 4 पॉइंट्स के लिए डेफिनेटली एक क्रॉस रेशियो एग्जिस्ट करता है, और वो क्रॉस रेशियो आपको इस तरीके से प्रूव करना है. तो थ्योरम बहुत इजी थी, और आई होप सो कि आपको बिल्कुल समझ में आई होगी. W लेना, उसके बाद W1, W2, W3, उसके बाद इन सब की सब्ट्रैक्शन आपको निकालनी है, उसके बाद इसका रेशियो निकाल देना है. तो दैट वाज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.